नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी मन्ना भये 10-20 का पहला भाग सुना था। आज हम उसका दूसरा व अंतिम भाग सुनेंगे। ठीक 5 बजे कार्तिक की गाड़ी दरवाजे पर थी। मैं कमरे में तैयार हो रही थी। उत्सुकतावश खिड़की से झांक कर देखा तो वे अकेले ही थे। एडवांस गार्ड बनकर आए होंगे शायद, यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए। जल्दी से चेहरे पर पाउडर का एक हाथ फेर कर मैं किचन में आ गई। सब कुछ एकदम तैयार था, बस मेहमानों के आने भर की देर थी। तभी सुना वे पापा से कह रहे हैं, नवीन भैया से मिलने बहुत सारे लोग आ गए थे घर पर। माताजी बोली रेखा को यहीं ले आओ। परम पूजनीय माताजी के एक आदेश से दिन भर की दौड़ धूप व्यर्थ हो गई थी। 150 रुपयों का भुर्ता बन गया था। अपमान, घोर अपमान से सुलग उठी मैं। भाई की ओर देखा तो उनका चेहरा भी तमतमा आया था। मैं जाऊं माँ? दीदी जब पूछने के लिए आई तो वे एकदम फट पड़े। जाओ, और यह सब कबाड़ भी साथ लेती जाओ, बुढ़िया के सिर पर पटक मारना। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनके मुंह पर हाथ देकर उन्हें चुप कराया। दीदी माँ के साथ बाहर के कमरे में गई और दूसरे ही क्षण लौट आई। अब क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या था, मैंने तो पहले ही कहा था कि साड़ी पहन लो, अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं ना। माँ बुदबुदाई। उस समय माँ को बुरी तरह घुड़क देने वाली दीदी अब चुपचाप कपड़े बदलने चली गई थी। जरा उनके पास बैठ तो बाहर, तेरे पापा तो उठकर चले गए हैं। ठीक तो था, पापा नहीं सह पाए होंगे यह अपमान, कोई भी नहीं सहेगा। मेरे जाते ही वे उठने को हुए और एकदम संभल गए। मैं समझा रेखा है। दीदी तैयार हो रही है, मैंने स्पाट स्वर में कहा। वे चुपचाप कुर्सी पर आसन बदलते रहे, अधीरता से कभी दीवार घड़ी को कभी कलाई घड़ी को देखते रहे। शी टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, वे बुदबुदाए। दीदी तो समय से तैयार हो गई थी, देर तो आपकी जिद के कारण हो रही है, मैंने उद्दत स्वर में कहा। पहली बार ही समझदारी बरत लेती तो दूसरी बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। क्यों? ना समझी की कौन सी बात हुई? सलवार सूट कोई गैर वाजिब ड्रेस है? जानते हैं पंजाब में दुल्हन फेरे तक किसी पोशाक में लेती हैं। मैं पंजाबी नहीं हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और आपकी ये मॉस्को वाली भाभी, वे तो शायद इतने भी कपड़े न पहनती होंगी। मैं रूसी भी नहीं हूँ, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं, मेरा परिवार खालिस हिंदुस्तानी है और रेखा उसी परिवार की बहू की हैसियत से वहाँ जा रही है। अच्छा हुआ दीदी बाहर आ गई और यह अप्रिय प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। दीदी ने माँ की एक कामदार बनारसी साड़ी पहन रखी थी। बालों में ढेर सा तेल डालकर कसकर जूड़ा बांध लिया था। हाथों में ढेर सी चूड़ियाँ डाल ली थी और गले में मोतियों की सतलड़ी। अब तो ठीक है? उन्होंने व्यंग्य से पूछा। अभी कहाँ दीदी, मैंने कहा और उठकर साड़ी के चौड़े बॉर्डर से सिर खूब आगे तक ढक दिया। अब ठीक है, पता तो चले कि खानदान की बहू चली आ रही है। मुझे आग्नेय दृष्टि से घूरते हुए चले गए कार्तिक, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पौरुषीय अधिकार और अहंकार का प्रतीक यह देव पुरुष मेरी दृष्टि में कई सीढ़ियां नीचे उतर आया था। हो सकता था मेरी उदंडता से यह शादी टूट भी जाती, पर उसका भी मुझे दुख नहीं था। शायद किसी को भी नहीं होता। माँ को छोड़कर कोई भी तो इस शादी से खुश नहीं है, यहाँ तक कि दीदी भी नहीं। लेकिन लेकिन फिर मिमियाती सी उनके पीछे क्यों चली गई दीदी? छोकरी चला, अपनी पार्टी उठ जाए। मैंने चौंक कर देखा। भाई ने पूरी सेंटर टेबल प्लेटों से भर ली है और सोफे पर पालती मारकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे, जबकि मेरा अपना मूड एकदम ऑफ हो रहा था। भाई का मन रखने के लिए मैं भी एक कुर्सी लेकर बैठ गई। सबसे पहले मैंने रसगुल्ला उठाया, मेरी फेवरेट डिश थी, पर मुंह में रखते ही उसका स्वाद कड़वा हो गया। दिन भर की दौड़ धूप याद आते ही मेरा पारा फिर चढ़ने लगा। भाई, मैंने तैश में कहा, ये पीली कोठी वाले आखिर हमें समझते क्या हैं? वे हमें संसार का सबसे निकृष्ट जीव समझते हैं। भाई ने शांति से एक समोसा गपकते हुए कहा। अगर हम इतने ही निकृष्ट हैं तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने की जरूरत ही क्या थी? मैं इस तरह ताव खा रही थी जैसे सामने दीदी के ससुर ही बैठे हों। देखो शिखा, बात यह है कि छोटे घर की बहू लाने में बड़ी सुविधा रहती है। सुविधा? हाँ, एक तो सुंदर सी बहू मिल जाती है, फिर वह और उसके घर वाले जिंदगी भर दबे दबे रहते हैं। क्यों दबे रहेंगे? कोई उनके घर का खा रहे हैं। सच, दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा था आज।
एक बार तो अकड़ जाती, उन्हें भी तो पता चलता कि हम में भी कुछ स्पार्क है। गूंगी गाय की तरह चली गई चुपचाप। तू होती तो तू भी चली जाती। मैं? माई फुट। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है भाई। होती क्यों नहीं, पर उससे भी बड़ी एक चीज होती है, सुरक्षित भविष्य। होती होगी, पर अपना सम्मान देकर कोई उसे खरीदता नहीं। अभी छोटी है न तू, थोड़ी समझ आएगी तो जान जाएगी कि किसी भी कीमत पर ये सौदा महंगा नहीं है। किसी भी कीमत पर? और दीदी कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। भाई, मैंने कहा, जानते हैं दीदी ने एक दिन क्या कहा था? कह रही थी कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है। शिखा, भाई ने शांत भाव से केला छीलते हुए कहा, तूने कभी किसी बलि पशु को इतने इत्मीनान से वेदी की ओर जाते देखा है? अपनी पांचों बहनों में माँ सबसे सुंदर थी। अब भी उनके रूप की आभा वैसी ही है। परिस्थितियाँ या चढ़ती आयु उसे जरा भी धुंधला नहीं कर पाई। लेकिन नाना जी इतने बड़े आदमी नहीं थे कि उनकी अपार रूप संपदा के साथ न्याय कर पाते। अपनी समझ से उन्हें खाते पीते घर के इकलौते डिप्लोमाधारी बेटे से ब्याह कर वे संतुष्ट हो गए थे। पिता की इस अक्षमता को माँ कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब भी कभी प्रसंग छिड़ता, वे निशंक होकर अपना आक्रोश उगल देती। हम लोग सुनने वाले ही हतप्रभ रह जाते। इसलिए जैसे माँ ने कसम ले ली थी कि वे अपने बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगी। दीदी के लिए तो उन्होंने बरसों पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि देखना, इसके लिए ऐसा दूल्हा लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और माँ ने अपना कहा सच करके दिखाया। पर इधर कुछ दिनों से उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। बाजार इतना ऊंचा चढ़ गया था कि एस्टीमेट बार बार गड़बड़ा रहा था। फिर सगाई से शादी तक का फासला बेवजह लंबा खिंचता चला जा रहा था। उसे निभाते हुए माँ के छक्के छूट रहे थे। रस्मों रिवाज निभाने में कितने रुपए फूंक गए थे, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं था। और फिर वहाँ से नित नए सुझाव, नए संकेत मिल रहे थे। लगता था इससे अच्छा था हार्ड कैश तय हो जाता, एक मुश्त देकर छुट्टी पा जाते। पापा शुरू से इस संबंध के विरुद्ध थे, पर माँ ने आदित्य मामा की सलाह से यह रिश्ता पक्का किया था। उन्हीं की बैंक में कार्तिक थे और मामा जी जानते थे कि लड़का होनहार है। वैसे भी आदित्य मामा की बात इस घर में पत्थर की लकीर थी। गुणी आदमी थे, हर समस्या का समाधान उनके पास था। यूँ तो बहुत दूर दराज के भाई थे वे माँ के, पर एक ही शहर में होने से अपनापा बहुत था। फिर भी कभी कभी लगता माँ का उनके प्रति भक्तिभाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। भाई तो बहुत चिढ़ते, पिकनिक का प्रोग्राम हो या सिनेमा का, मामा जी साथ हैं तो भाई घर पर ही रह जाएंगे। अगर मामा जी का परिवार खाने पर आ रहा है तो भाई दिन भर बाहर बाहर रहेंगे। अगर पढ़ते हुए कोई यह कह दे कि पत्रिका मामा जी के यहाँ से आई है, तो ऐसे छोड़ देंगे जैसे जलता हुआ अंगार हो। पिछले दिनों माँ ने 2-4 बार दबी जुबान से कहा भी था, हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। आदित्य कह रहे थे कि बैंक में छोटी मोटी पोस्ट पर लगाए देते हैं, फिर परीक्षाएं देते रहना। भाई सुनते ही एकदम बिफर उठे थे। फुटपाथ पर भीख मांग लूंगा माँ, पर वहाँ नौकरी नहीं करूँगा। छोटी थी तो भाई का यह आचरण बड़ा अस्वाभाविक सा लगता था। मामा जी के बंगले का, कार का, टीवी का तब ऐसा ही आकर्षण था। पर जब से होश संभाला है, तब से लगता है मैं भी लड़का होती, काश तो भाई की तरह खुलकर कह सकती, आई हेट पापा, नॉट फॉर हिज पॉवर्टी बट फॉर हिज पेशेंस। उन्हीं स्व नाम धन्य आदित्य मामा का एकाएक ट्रांसफ़र हो गया था और माँ परेशान हो रही थी कि अब कैसे क्या होगा। उस दिन माँ शाम को दफ्तर से लौटकर चाय पी रही थी। मैं और दीदी भी उनका साथ दे रहे थे। पापा उसी समय बाहर से लौटे। पापा का कहीं भी आना जाना इतना चुपचाप होता था कि घर में कोई भी गहमा गहमी नहीं होती थी। मैंने ही आवाज़ देकर उन्हें चाय के टेबल पर बुला लिया। बाएं हाथ से अपना कप उठाते हुए दाएं हाथ से उन्होंने जेब से कुछ निकाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, ये कुछ रुपए हैं, रेखा की शादी के लिए रख छोड़े थे। शिखा की करोगे तब भी कुछ देने की कोशिश करूँगा। मैंने नज़र उठाकर देखा, बैंक ड्राफ्ट था, 15,000 का, माँ के नाम। हम सभी स्तब्ध थे। पापा जो इतने बेचारे से थे, छोटी मोटी फरमाइशें लेकर भी जिनके पास जाते संकोच होता था, वे इतनी बड़ी रकम एक साथ दे सकते हैं। उनका इतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा, यह कभी सोचा भी नहीं था। सच तो यह है कि उनका इस प्रकार तटस्थ भाव से रुपए देना
बड़ी अजीब सी बात थी, पर इस पर हमने गौर नहीं किया। बचपन से ही जब भी कुछ करने की कल्पना की है, जहन में माँ की तस्वीर ही उभरी है। घर का माहौल ही ऐसा बन गया था। पापा का जो भी योगदान था वह इतना मौन होता था कि कभी सतह पर आया ही नहीं। इस स्थिति को माँ ने ही जन्म दिया था। सारी समस्याओं की सलीब कंधे पर उठाकर वे अकेले ही घूमती रही। उनकी बातचीत का लहजा तक मैं से भरपूर हो गया था। मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया, मैंने ट्यूटर से बात की, मैंने वाइट वॉश कराया, मैं डिस्टेम्पर करवाऊंगी, मैंने अमुक लड़का रिजेक्ट किया, मैंने ये रिश्ता पक्का किया। घर, परिवार, बच्चे, कोई भी विषय हो, पापा को साथ लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। शादी भी उन्होंने अपने बलबूते पर तय की थी, पर उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। संकट की इस घड़ी में पापा उन्हें देवदूत से लगे हों तो आश्चर्य नहीं। 15,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी आयोजन को देखते हुए, पर उसी के सहारे वे पापा को पा गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि हमारी बेटी की शादी है। पूरे विवाह समारोह में वे पापा पर इस तरह निर्भर रही कि देखकर अच्छा लगा। पहली बार लगा कि पापा बेहैसियत पापा इस घर में हैं। दीदी पता नहीं कैसी होती जा रही थी। घर में इतनी इतनी बातें हो रही हैं, पर उन्हें जैसे किसी से कुछ सरोकार ही नहीं। उनके ससुराल से रोज अजीब अजीब प्रस्ताव चले आते हैं। सुनते ही हर कोई रोष से उबल पड़ता है, पर उन पर कोई असर ही नहीं होता। वे एक शाहिदाना भाव चेहरे पर ओढ़े चुपचाप हमारी भागदौड़, हमारी परेशानियां देखती रहती हैं। सबसे ज़्यादा हैरत तो उस दिन हुई जिस दिन मकान की रजिस्ट्री हुई। यह घर, यह मकान हम लोगों के लिए सिर्फ ईंट गारे की इमारत तो नहीं है। इससे हमारी जाने कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह दादी माँ की एकमात्र निशानी है, उनके गाढ़े पसीने की कमाई है। कठिन से कठिन समय में भी पापा ने इसे हाथ नहीं लगाया था, पर दीदी की शादी में यह भी हो गया। उसे बैंक के पास रहन रखने का सुझाव आदित्य मामा ने ही दिया था। सुनते ही मेरे कलेजे पर तो सांप लौट गया था। रजिस्ट्री पेपर्स पर हस्ताक्षर करते हुए पापा की आंखें छलछला आई थी, पर दीदी दीदी के चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं उभरी। वे जड़वत बैठी रही, जैसे यह सारी उठापटक किसी और के लिए हो रही हो। दिनों दिन एक अबूझ पहेली बनती जा रही हैं वे। अभी पिछले मंगलवार की बात है, मैं बड़े मनोयोग से स्काईलार्क का एप्रिसिएशन लिख रही थी। दूसरे दिन ट्यूटोरियल था। हमेशा अच्छे से अच्छा लेने का मेरा नियम रहता था। आज भी मैं अपनी सारी प्रतिभा उड़ेलकर लेख को अधिक से अधिक जीवंत बनाने का प्रयास कर रही थी, पर दीदी के कारण सब गड़बड़ हो रहा था। उन्होंने तो इन दिनों पढ़ने लिखने की छुट्टी कर रखी थी। मजे से आराम कुर्सी पर लेटी गुनगुना रही थी। हाथ में नीटा मस्केट का कोई नॉवल था। तिपाई पर मसूरी से आया ताजा पत्र पड़ा हुआ था। मसूरी से इन दिनों पत्रों का तांता लगा हुआ था, जैसे कार्तिक इतनी दूर से भी अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाहते। दीदी नियम से पत्रों का उत्तर देती है और फुर्सत से बैठकर दर्द भरे गीत गाया करती है। उनकी यह संगीत साधना ही कभी कभी सिरदर्द बन जाती है। अब भी मेरा मन हुआ कहूँ, दीदी प्लीज़ थोड़ा तो रहम करो। माना आप बहुत बड़ी डांसर हैं, पर गाना आपके बस का नहीं है, इसे हम गरीबों के लिए छोड़ दो। पहले वाली बात होती तो बेधड़क कह देती और दीदी से तुर्की बतुर्की जवाब भी मिल जाता, पर अब कहते एकदम संकोच हो गया कि पता नहीं दीदी क्या सोचे। सोच लेंगे कि मुझे अपने सुरीले कंठ पर नाज हो गया है, तभी ऐसा कह रही हूँ। नाज तो सचमुच है। ईश्वर ने दो ही चार चीज़ें तो ऐसी दी हैं जिन पर नाज किया जा सके, बाकी तो सब खातों में जमा शून्य ही है। मेरा संगीत और दीदी का नृत्य दोनों ही परिवार के लिए गर्व का विषय था। दीदी के साथ हमेशा मैं ही गाया करती थी। दिन भर हम लोग रिहर्सलों में खोए रहते, तब इस बात की कसम भोथरी पड़ जाती कि मैं कभी दीदी की तरह नृत्य कर सकूंगी। पर इधर 2-3 वर्षों से दीदी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि मेरी आवाज़ बहुत महीन है, वाद्य यंत्रों में खो जाती है। नृत्य के साथ तो ओजपूर्ण स्वर होना चाहिए, तभी बात बनती है। उनके इस प्रस्ताव से मैं तो एकदम बुझ सी गई। अपने पर से विश्वास ही उठ गया। पर बहुत शीघ्र ही पता चला कि दीदी को संगीत के लिए एक देवी स्वर प्राप्त हो गया है। प्राप्त क्या हो गया है वह तो नृत्य के साथ साथ उनके मन प्राणों में व्यापता चला जा रहा है। उस कंठ से निकली प्रत्येक पंक्ति उनके गले का हार बन गई है। उस समय भी वे बागेश्वरी का गला घोंटते हुए गा रही थी, उद्धो मन्ना भये 10-20। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे गई। अपनी कुर्सी उठाकर मैंने उनकी कुर्सी के सामने कर ली और आवाज़ दी, दीदी एक बात पूछनी थी।
क्या? तुम्हारे कितने मन हैं? कभी हिसाब तो लगाओ। वे जैसे एक बार की सिहर उठे, फिर धीरे से बोली, मन तो एक ही है रे, पर बट गया है। उनकी इस स्पष्टोक्ति से दंग रह गई मैं। फिर कुछ और गुस्ताख लहजे में पूछ ही लिया, दीदी कभी आराम से बैठकर तोल कर तो देखो, पलड़ा किसका भारी है, कार्तिक का या... कार्तिक? कार्तिक इसमें कहीं नहीं है पगली। मैं तो माँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। माँ? आश्चर्य से भरकर मैंने पूछा, माँ के लिए सोचने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? यही तो, माँ के लिए कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं समझी हम लोगों ने। सदा उन्हें कटघरे में खड़ा करके ही देखा है, परंतु हमारा भविष्य सुधारने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है, इसकी ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक अकेली औरत जिम्मेदारियों का हिमालय ढोती चली आ रही है, और उसे हमने कभी मन भर कर प्यार भी नहीं किया। वी हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड। हमारी सारी सहानुभूति पापा के साथ रही है। कभी कभी लगता है यह भी पापा की साजिश रही है। आर्थिक असुरक्षा का ऐसा बोझ माँ के मन मस्तिष्क पर डाल दिया कि उनकी ममता के सारे स्रोत सूख गए और बच्चों की सारी गुडविल उन्होंने हड़प ली। मन हुआ चीख कर कहूँ, दीदी किस आर्थिक असुरक्षा की बात कर रही हो तुम? पापा ऐसे अकर्मण्य तो नहीं थे। उनके पंख माँ ने ही काट दिए हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए पापा के करियर की बलि दी है। पर इस गुडविल हड़पने वाला फिक्रा मन में अभी ताज़ा था, इसलिए सिर्फ इतना ही कहा, दीदी सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खटते हैं, अपने अपने ढंग से खटते हैं। उनके सारे परिश्रम के मूल में यही भावना रहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। माँ की सारी तपस्या के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा। इसलिए पूछती हूँ दीदी, क्या तुम खुश हो? वे एक बार की सिहर उठी, फिर एक लंबी सांस लेकर दार्शनिक अंदाज में बोली, मेरा सुख मेरी खुशी तो सब सपना हो गया है रे, पर मैं हर कीमत पर माँ को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। गलत काम की तुम्हारी परिभाषा क्या है? मैंने तैश में आकर कहा। एक सीधे साधे इंसान को तुमने चक्करघिनी बनाकर छोड़ दिया है। क्या बहुत अच्छा काम है यह? तुम उसे मुक्ति क्यों नहीं देती? क्या उसका करियर चौपट करके ही दम लोगी? दीदी चुप। और एक वे साहब बहादुर हैं, बड़े विद्वान बनते हैं। पता नहीं ईश्वर ने उन्हें आंखें भी दी हैं या नहीं। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे पत्रों में छिपा हुआ झूठ वे एक बार भी पकड़ नहीं पाए। आश्चर्य होता है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तुम पर होता है, जो दो नाव में पैर रखकर आराम से बैठी हो। तुम माँ के लिए अपना सुख होम करने की बात करती हो, पर अपने सुख के लिए तुम किस किस का विश्वास होम कर रही हो, इस पर भी कभी सोचा है? बस शिखा, स्टॉप इट, दीदी ने एकदम कहा। उनका चेहरा तमतमा आया। देर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। यस दीदी, मैंने शांत स्वर में कहा। देयर शुड बी ए लिमिट। घर में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मन में तो सन्नाटा दीदी की विदा से बहुत पहले व्याप्त गया था। पास रहकर भी इतनी दूर हो गई थी हम दोनों कि एक कमरा शेयर करने की मजबूरी भी अखरने लगी थी। उस विस्फोट के बाद दीदी मुझसे एकदम कतराने लगी थी और मुझे लगता था जैसे वे मुझसे नहीं, अपने आप से बच रही हों। शादी हुई और जैसे अपने आप ही सारे अवरोध दूर हो गए। विदा के समय मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोई दीदी। मन का सारा कलमश उन आंसुओं में बह गया। लेकिन मन और भी सूना हो गया, मन भी और घर भी। और कभी कभी यह सूनापन जैसे निगलने को दौड़ पड़ता है। शिखा, ओ शिखा। लगा कि बहुत दूर से कोई मुझे पुकार रहा है। बहुत यत्न से अपनी उनींदी आंखें खोलकर देखा, भाई पैताने खड़े मुझे आवाज़ दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने को झकझोर कर जगा पाई मैं। रो क्यों रही थी पगली? कहाँ? नहीं तो, मैंने कहा और छूकर देखा। पलकों की कोरे अब भी गीली थी। किताब लेने कमरे में आया था तो देखा तेरी तो हिचकी बंध रही है। दीदी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना घर कितना मनहूस लग रहा है। मैंने कातर स्वर में कहा। हो जाएगी, कुछ दिनों बाद इस मनहूसियत की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि घर की सारी रौनक तो उसी के साथ विदा हो गई है। अब घर में रह गए हैं तीन मनहूस प्राणी, तुम, मैं और पापा। नहीं नहीं, दो कहिए। मैंने भी उनकी तरह विनोद का माहौल बनाते हुए कहा। आपकी गिनती कैसे कर ले हम? घर में रहते भी हैं कभी? अरे फिलहाल तो हूँ। साले सब के सब पास हो गए, ये भी नहीं कि एक आध सप्लीमेंट्री ही ले आता। अपना काम तो चलता रहता। भाई, आप किताब लेने आए थे ने?
उस अलमारी में से ले लेंगी प्लीज़। और मैं पुनः करवट बदलकर लेट गई। भाई के मुंह से ट्यूशन का जिक्र जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका यूं गरजमंद होकर किसी के यहाँ जाना मन को बहुत सालता था। सच तो यह था कि अब तक हम में से किसी को यह पता भी नहीं था कि भाई ट्यूशन भी करते हैं। सब लोग सोचते थे कि वे या तो क्रिकेट खेलने यहाँ वहाँ चले जाते हैं या दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते हैं। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी। राज तो तब खुला जब शादी पर भाई ने दीदी को आनंद शंकर के एक एलपी का उपहार दिया। तब माँ पापा को यह एहसास हुआ कि फीस को छोड़कर महीनों से भाई ने कुछ मांगा नहीं है। इस एहसास को लेकर माँ दिन भर उदास रही और पापा का स्वर बार बार तरल हो आया था। हेलो पद्मनाभ, हाउ डू यू डू। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। पद्मनाभ और यहाँ, इस कमरे में? मुड़कर देखा। दोनों हाथ कमर पर रखे भाई अलमारी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पद्मनाभ की स्टील फ्रेम जड़ी फोटो जवाब में मुस्कुरा रही है। दीदी छोड़ गई है, मैंने मरीसी आवाज़ में कहा। जाते समय इससे लिपट कर खूब रोई होंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने तड़प कर कहा। पर आंखों के सामने वह सारा दृश्य तैर गया। भाई झूठ नहीं कह रहे थे। आपको इस तरह किसी की भावनाओं का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने बेमतलब दीदी की वकालत करते हुए कहा। मखौल कहाँ उड़ा रहा हूँ बाबा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, वे बोले। उत्तर में मैं चुप ही बनी रही। तो फिर बोले, नाराज हो गई क्या? सॉरी, याद ही नहीं रहा कि मैं परम श्रद्धेय दीदी की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ जो कभी माफ़ नहीं की जा सकती। लक्की गर्ल, कैसे कैसे भक्त जोड़ लिए हैं कि कोई उसकी अनुपस्थिति में भी आलोचना नहीं कर सकता। यहाँ तो जिंदगी भर खाक छानते रहे, एक भी ऐसा नहीं मिला। और लोग बाग हैं कि सामने भी फप्तियाँ कसना नहीं बोलते, पीठ पीछे जो कहेंगे उसका तो ईश्वर ही गवाह है। भाई यह सब कुछ बिल्कुल मजाकिया लहजे में कह गए थे, पर आखिर में उनकी आवाज़ भीग सी गई थी। सच, भाई कभी कभी इतने बेचारे से लगते हैं कि उन पर प्यार आ जाता है। मैंने फिर बात का रुख बदल देना ही ठीक समझा। कहा, भाई हम लोग नाहक बड़े हो गए हैं, बच्चे ही बने रहते तो कितना मज़ा आता। तब यह जाति की, समाज की, भाषा की दीवारें पग पग पर हमारा रास्ता नहीं रोकती। इन चार दीवारियों में तब यूँ दम न घुटता। भाई ने अपनी पसंद की दो चार पत्रिकाएं चुन ली थी। उन्हें लेकर वे मेरे पास पलंग पर बैठते हुए बोले, तू क्या पद्मनाभ के लिए यह सब कह रही है? यही समझ लीजिए। क्या तू सोचती है कि पद्मनाभ तमिल भाषी न होता तो रेखा उससे विवाह कर लेती? क्यों नहीं करती क्या? इसी तरह थर्ड डिविजनर एमए होता, इसी तरह एक पार्सल क्लर्क का बेटा होता तो कभी नहीं करती। और आज भी अगर पद्मनाभ में कुछ भी संभावनाएं होती तो जाति और भाषा की ये दीवारें अपने आप ढह जाती। न माँ को ऐतराज होता, न रेखा को। भाई कभी कभी आप भी बहुत बहुत कड़वा सच बोल जाता हूँ, यही न? माँ ने कार्तिक का रिश्ता जिस ढंग से हथिया लिया है, रेखा जिस स्थिति प्रज्ञ भाव से घर की तबाही देखती रही, उससे और क्या निष्कर्ष निकलता है? वैसे दीदी पूरे 6 महीने तक बड़े असमंजस से झूलती रही है, मैंने कहा। यह असमंजस, यह अनिश्चय ही तो उसकी कहानी कह जाता है। उसकी आस्था में जरा भी बल होता तो इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? प्रेम कभी मध्य मार्ग नहीं अपनाता। इट इज आइदर यस और नो। तो यह सब कुछ छलावा था? नहीं, छलावा नहीं था, भाई ने कहा और उठ बैठे। पीठ पर हाथ बांधकर कुछ देर तक कमरे में चहलकदमी करते रहे। फिर उसी तरह चहलकदमी करते हुए बोले, जानती हो शिखा, ये बड़े आदमियों की बीवियां ऐसा एकाध प्रेम प्रसंग पाल लेती हैं। अच्छा रहता है, कभी वक्त बेवक्त उदास होने के लिए एक कारण मिल जाता है। अत्यधिक सुख से जब मन बेस्वाद हो जाता है तो थोड़े से आंसू बहाने से राहत मिल जाती है। बड़ा कारगर नुस्खा है यह। भाई जैसे अपने आप से बोल रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। और शिखा, ये लोग एक ऐसी सहेली भी रख छोड़ती हैं, ये उनके लिए कस्टोडियन का काम करती हैं। कस्टोडियन मतलब संरक्षिका। सारे प्रेम पत्र, उपहार, फोटो उसे सौंप दिए जाते हैं। उनका अपना घर बेदाग रहना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत याद आने लगे तो सहेली के यहाँ चले आए, मन बहला लिया। और सहेली जिंदगी भर यही बेगार किया करे? पूरी बात तो सुना करो। हमेशा यह स्थिति थोड़ी ही रहती है,
2-4 साल बाद नई जिंदगी का रंग मन पर चढ़ने लगता है। पिछली बातें बेवकूफ़ी सी लगती हैं। तब यह उदारमना महिला अपनी सहेली से कहती हैं, आज से मैं अपना प्रियतम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे भाग्य में इसका सुख नहीं लिखा था। ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए ही इसे बनाया है। तब सहेली क्या जवाब देती है? जवाब क्या देगी, साफ कह देती है कि प्रेम अपनी जगह है, करुणा अपनी जगह। मुझे इस आदमी से सहानुभूति है। इसका यह तो अर्थ नहीं कि मैंने भी यही कहा था। भाई चलते चलते एकदम रुक गए। क्या कहा? मैंने भी यही जवाब दिया था। माय गॉड! यानी कि रेखा जी इतनी अधीर हो उठी थी कि हनीमून से लौटने तक भी सब्र न हो सका। खैर तुमने अच्छा जवाब दिया। बेचारी रेखा कितनी निराश हो गई होगी तुम्हारा दो टूक जवाब पाकर। भाई के व्यंग्य को अनसुना कर मैंने बताया, मुझसे कुछ नहीं कहा। पद्मनाभ को पत्र लिखा है। क्या लिखा है? यही कि शिखा बहुत प्यारी लड़की है। ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया है, पर उसकी भरपाई भी खूब की है। तुम दोनों मिलकर एक अलौकिक संगीत की सृष्टि कर सकोगे। और वह गधा यह सब तुम्हें सुनाने चला आया? भाई की मुट्ठियां एकदम कस गई थीं। उसका कोई दोष नहीं है भाई, मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा। दीदी ने हजार हजार कस्में जो दे रखी थी, और अभी तो सब कुछ इतना ताज़ा है कि यह बात टाल नहीं सकता। चुपचाप पत्र पकड़ाकर चला गया। और तुम्हारा जवाब? वह मैंने डाक से भेज दिया। लिख दिया कि माँ बाप ने बहुत सोच समझकर दीपशिखा नाम दिया है मुझे। मैं चुपचाप जीवन भर जलती रहूंगी, पर किसी की दया की भीख मुझे मंजूर नहीं है। इरादा तो दीदी को ही लिखने का था, पर उनका रंग भंग क्यों किया जाए। पर इतना सब कहते कहते आवेग से मेरा गला भर आया। भाई, क्या सचमुच इतनी दयनीय हूं मैं? धत पगली, उन्होंने कहा और मुझे अंक में भर लिया। बड़ी देर तक मेरे बालों पर, मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। भाई का यह स्नेहिल स्वरूप मेरे लिए एकदम नया था, पर उनकी यह निशब्द सांत्वना भी तो मुझसे झेली नहीं गई। पता नहीं मन कैसा हो गया है। कोई प्यार भी करता है तो मुझे उसमें दया की, करुणा की बू आने लगती है। वह ऐतिहासिक पत्र देखेंगे? बहुत होले से अपने को अलग करते हुए मैंने कहा, रहने दे, उसमें देखना क्या है। अपनी पुस्तकें समेटते हुए वे बोले, यही सब तो लिखा होगा कि मैं अपने प्यार को यथार्थ के क्रूर थपेड़ों से बचाना चाहती हूँ। मेरे मन के तहखाने में इसे सुरक्षित रहने दो। प्रेम को शाश्वत रखने का इन लोगों का यह तरीका अच्छा है, पर जरा कठोर है न? और भाई कमरे से बाहर चले गए। मैंने दराज खोलकर दीदी का वह पत्र निकाला। बड़ी सुपरफाइन अंग्रेजी में लिखा था, मैं जयदेव की पद्मावती बनना चाहती थी। कल्पना की आंखों से रोज देखती थी कि संयुक्ता और रघुनाथ पाणिग्रही की तरह हमारी जोड़ी भी रोज कीर्ति के नए शिखर चूम रही है। पर मैं जानती हूँ सभी सपने सच नहीं होते। सत्य कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब कुछ फूल ही नहीं बिछे मिलते। तब क्या मोहभंग के उन क्षणों में मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन जिससे इतना प्रेम किया है उससे घृणा करने लगूंगी, यह कल्पना भी दहशत पैदा करती है। भाई बिना पढ़े कैसे जान गए सब? और जैसे दिमाग में एकाएक कुछ कौंध गया। भाई के चेहरे पर पुती वेदना, उनकी आंखों का सूनापन, उनके स्वर का भीगापन, सभी जैसे एक साथ अपना इतिहास कह उठे। कैसी मूर्ख थी मैं! कितने आत्मकेंद्रित हैं हम सब। दिन रात एक भट्टी सी सुलग रही है उनके मन में, पर किसी को आँच तक नहीं आती। मन हुआ दौड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। वे अपने कमरे में नहीं थे। इतनी धूप में छत या आंगन का सवाल ही नहीं था। तभी पापा की केबिन से टाइपराइटर की खटपट सुनाई दी। जाकर कनखियों से देखा। शून्य में ताकते हुए भाई मशीन से खिलवाड़ कर रहे हैं, पर उस खिलवाड़ में भी लगातार एक ही नाम टंकित होता चला जा रहा है, भाई। आवाज पर एकदम चौंक उठे वे। मशीन पर लगे कागज को अनदेखा सा करते हुए मैं पास खड़ी हुई। भाई, एक बात कहनी थी। क्या? इस समय तक वे काफ़ी संभल चुके थे। मैं सिर्फ यह कहने आई थी भाई कि दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें और भी लोग हैं, और सभी दीदी जैसे या पुनीता मिश्रा जैसे नहीं हैं। भाई का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। डूबती सी आवाज़ में इतना ही कह पाए थे, थैंक्स शिखा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।